नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस की। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कौन से फील्ड में अप्लाई किया जा रहा है। इस चैप्टर के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे बेसिक लेक्चर्स हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आई होप मेरे प्रीवियस सीरीज ऑफ लेक्चर को तुमने देखा है और सारे लेक्चर तुमको बड़े आसानी से समझ में आ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स में हमने देखा था ट्रांस, वैसे ही देखो यहाँ भी लग रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ट्रांस। सो ट्रांस का मतलब चेंज और जेनिक का मतलब होता है जीन्स, यानी एनिमल्स का हम लोग जीन्स को बदल देंगे ताकि वो एनिमल में कोई बेहतर क्वालिटी आ जाए और वो क्वालिटी हमारे काम आ सके बेटा। अच्छा, ये लेक्चर भी हम लोग बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड नहीं है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, जेनेटिकली। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त हुआ करता था और हम लोग मजाक मजाक में उसको जेनी टकली बोलते थे। एनीवे, तुम बाहर टकली टकला नहीं करने का, तुमको स्ट्रेट टू द पॉइंट ध्यान देने का। इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स भी बोल सकते और जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये सब सेम ही होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल बोलो या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बोलो या तो फिर तुम इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स बोलो। ओके, जेनेटिकली इंजीनियर करना या मॉडिफाई करना। ओके, जैसे कि हम लोग आसान सी भाषा में बोलते हैं, अगर हम लोग हमारी गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं तो उसका कोई पुराना हिस्सा निकाल लेते हैं और उसमें कोई नया हिस्सा डाल देते हैं जिसके वजह से गाड़ी का अपीयरेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज बेहतर हो जाती है। उसी तरह से इन जानवरों में हम लोग कोई ना कोई जीन निकाल के कोई ना कोई बेहतर वाला जीन डाल देंगे उसमें ताकि वो जानवर बेहतर हो जाए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, ओके, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे दोस्त में है ना बर्ड्स का जीन डाल दिया, उसको पंख निकल आया, तुम्हारा दोस्त उड़ने लगा। अब तुम्हारा दोस्त नहीं रहा, फिर क्या बोलोगे तुम उसको? ट्रांसजेनिक दोस्त नहीं, तुम उसको बोलोगे दोस्त ना रहा। ओके, एनीवे, जोक्स अपार्ट, उसको तुम ट्रांसजेनिक ह्यूमन बोलोगे। ट्रांसजेनिक दोस्त हो गया तुम्हारा, जहां पर उसके जीन्स को तुमने बदल दिया और उसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी आई, वो उड़ने लगा। सर ये सही में उड़ेगा क्या? अरे पागल, काल्पनिक एग्जाम्पल है, असली में ऐसा मुमकिन नहीं है। बट असलियत में हम लोग इसी तरह का छेड़छाड़ करते हैं, कोई ना कोई जीन डाल के एनिमल्स की जो खूबी होती है उसको बेहतर कर देते हैं। अब कौन से एनिमल्स में हमने इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है? सो कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स पॉसिबल है, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 माउस, नेक्स्ट रैट्स। सर माउस और रैट में क्या फर्क है? दोनों ना चूहा का टाइप है। ओके, इसका डिटेलिंग इफ यू वांट देन यू कैन फाइंड इट आउट बेटा। माउस जो होता है ना, जब ये छोटा होता है तो उसका कान और उसकी जो पूंछ होती है ना, ओके, बड़े कान और बड़ी पूंछ होती है रैट के मुकाबले। फिर उनके कलर का भी डिफरेंस, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। एग्जाम में तुझे माउस और रैट का डिफरेंस नहीं पूछेंगे, इतना याद रख, चूहा है दोनों भी, दे आर अ टाइप ऑफ चूहा। ऐसे टर्टल और टॉर्टोइस, एलिगेटर और क्रोकोडाइल, ये सब में फैंसी पॉइंट्स है। ओके, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ व्यू। सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप रीड कर सकते हैं बेटा। ओके, बट एग्जाम में इतना याद रखना कि माउस को भी ट्रांसजेनिक बनाया है हमने, रैट को भी ट्रांसजेनिक बनाया है, पिग को भी ट्रांसजेनिक बनाया है बेटा, शीप को भी ट्रांसजेनिक बनाया गया बेटा। फिर तरह तरह के बर्ड्स को, फाउल्स को बनाया है और फिश को बनाया है। ओके, सो वी हैव माउस, रैट, पिग, शीप, फाउल्स, फिश। ओके, इतने एनिमल्स को हमने ट्रांसजेनिक बनाया है। अब इसका शॉर्टकट ऐसे याद रखो,
एमआरपी ऑफ सी फेसिंग फ्लैट, समुद्र की तरफ हमारा एक घर होना चाहिए, उसका भाव निकालना हम लोग, मार्केट प्राइस बोलते हैं ना बेटा, मार्केट रेट प्राइस। ओके, सो एमआरपी ऑफ सी फेसिंग फ्लैट, एमआरपी ऑफ सी फेसिंग फ्लैट। ओके, सो एम से माउस, आर से रैट, पी से पिग, एमआरपी हो गया सी फेसिंग फ्लैट, शिप, फाउल, फिश। अच्छा, इसके अलावा हमने ट्रांसजेनिक एनिमल में और किसको किसको ट्रांसजेनिक बनाया, तो दो और याद रख सकते हो तुम, एक तो है कैटल यानी काउज, डेयरी एनिमल, और दूसरा है रैबिट। ओके, सो एमआरपी ऑफ सी फेसिंग फ्लैट याद रखो, कैटल और रैबिट याद रखो। ओके, चाहिए तो ये रैबिट को इसी आर में फिट कर दो बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये एनिमल्स का जीन्स हम लोग क्यों बदलते हैं बेटा। ओके, इससे हमको क्या क्या फायदा हो सकता है। सो पहला फायदा है टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक जीन्स इन कॉम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम। होम्योस्टैटिक सिस्टम, होम्योस्टैटिक यानी अंदरूनी बैलेंस, हमारा शरीर इंटरनल बैलेंस बनाए रखता है इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट आउटसाइड। बाहर कुदरत में कितना भी बदलाव हो, टेम्परेचर कितना भी कम हो जाए, ओके राइट, उसके साथ साथ में प्रेशर कितना भी बढ़ जाए, सो बाहर के फैक्टर्स कितने भी बदलते रहे, बट हमारे अंदरूनी पैरामीटर्स हमेशा इंटरनल बैलेंस को बनाए रखते हैं। उस इक्विलिब्रियम को, उस बैलेंस्ड कंडीशन को हम बोलते हैं होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। जैसे बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया, पर मेरा कोर बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके, जैसे बाहर का टेम्परेचर समझो 4 डिग्री हो गया, तो मेरा कोर बॉडी टेम्परेचर फिर भी 37 रहेगा। सो बॉडी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करके, पसीना बहा के, कभी कभी शिवरिंग, ठंड में शरीर कांपता है ना बेटा, शिवरिंग करके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने की कोशिश करता है। सो जिस तरह से टेम्परेचर एक पैरामीटर है, वैसे पीएच, हार्मोन्स, एसिड्स, एंजाइम्स, ये सारे पैरामीटर्स की स्थिरता, ओके, उसके लेवल को बैलेंस करके रखता है, उसको बोलते हैं होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। अब और ये होम्योस्टैसिस बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और इसमें कौन सा जीन्स का क्या काम है वो हमको कैसे पता चलेगा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। अगर मैंने जानवर में कोई जीन डाला और वो जीन जब ज्यादा ही काम करेगा, तो जानवर में कौन सा नया फंक्शन आया। ओके, या तो अगर मैंने कोई जीन अगर निकाल दिया किसी जानवर से, तो उसका कौन सा वाला फंक्शन गया, उससे ही मुझे पता चलेगा कि उस जीन का क्या फंक्शन था, जब वो जीन एक्सप्रेस करता है और जब वो जीन एब्सेंट रहता है तब। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन द फील्ड ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग अलग अलग टॉक्सिन्स, अलग अलग पॉइजन्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा पॉइजन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ओके, कौन से पॉइजन का कितना डोज खतरनाक डोज होता है, कौन सा पॉइजन कितनी मात्रा में लेंगे तो डेथ हो जाएगा, कौन सा पॉइजन का ट्रीटमेंट में हम लोग कौन सा केमिकल यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब वो टॉक्सिकोलॉजी पढ़ने के लिए मुझे एनिमल्स चाहिए टेस्टिंग के लिए। ओके, सो यही ट्रांसजेनिक एनिमल्स को टेस्टिंग के तौर पे यूज किया जाता है। इनमें तरह तरह का केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि वो पॉइजन का क्या असर है, कौन से ऑर्गन को डैमेज कर रहा है और किस हिसाब से उसका रिकवरी करवा सकते हैं हम। आगे नेक्स्ट, इट इज आल्सो यूज्ड इन मैमेलियन डेवलपमेंटल जेनेटिक्स। ओके, फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर आल्सो यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बेटा ये सब ना थियरी पॉइंट्स है, ओके, इसलिए इसका डायलॉग बॉजी जितना भी इंग्लिश है ना, सब लिख के रखा है मैंने, सो दैट वी सेव ऑन टू सम टाइम। ओके, जो जो कट टू कट इंफॉर्मेशन रहेगा ना, उस पर खास ध्यान दो। ओके, नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जहां पे टारगेटेड प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ड्रग्स और प्रोडक्ट्स का होता है। यानी ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम लोग कोई ना कोई ऐसा जीन डाल देंगे जिसकी वजह से ये हमको मनचाहा प्रोटीन, अब तुम तो जानते हो हार्मोन्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा प्रोटीन्स का बना होता है। सो मनचाहा प्रोटीन्स, दवाइयां और प्रोडक्ट्स हमको मिल सकता है, और तो और इन सभी दवाइयों का हम टेस्टिंग करके देख सकते हैं
कि इसका एफिकेसी कितना है, कि किस हद तक ये दवाइयां काम में आती हैं बेटा। आगे, देन द नेक्स्ट पर्पस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज टू प्रोड्यूस जेनेटिकली इंजीनियर्ड हॉर्मोन्स। ऐसे हॉर्मोन्स बनाएंगे जिसकी मदद से हमको इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन मिले, इंक्रीज्ड मीट प्रोडक्शन मिले बेटा। और तो और वी कैन रिप्रोड्यूस स्पेसिफिक ब्लड लाइंस बाय विच मेथड, बाय क्लोनिंग मेथड। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से समझो उनमें मैंने ग्रोथ हार्मोन का जीन डाल दिया बेटा, जिसके मदद से अब ये मेरे को ज्यादा दूध दे रही है, ज्यादा से ज्यादा मीट दे रही है, तो इससे हमारा फायदा होगा। और अगर मेरे को एक प्रजाति की काउ या एक प्रजाति का एनिमल सेम टू सेम वैसा ही चाहिए, तो उसका क्लोनिंग करके मैं स्पेसिफिक ब्लड लाइंस यानी उसकी नस्ल के, उसके टाइप के बहुत सारे जानवर बना सकता हूँ। इट्स लाइक अ जेरोक्स मशीन। ओके सर, जानवर को मशीन में डाल के जेरोक्स करते हैं? नहीं रे बाबा, क्लोनिंग एक स्पेशल मेथड है जहां पर है ना सेम हूबहू जैसा जानवर है ना वैसा का वैसा ही बाकी के जानवर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसा अवस्थी सर, अब अवस्थी सर जैसा 10 अवस्थी सर और बना दिया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? क्लोनिंग। ओके, बट इंसानों में क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट एथिकल रीजंस की वजह से, लीगल इश्यूज की वजह से यूजुअली इट इज नॉट अलाउड। आगे बढ़ते हैं। डेवलपिंग एनिमल्स फॉर द यूज इन जीनोग्राफ्टिंग, ये बहुत सही पॉइंट है बेटा। जीनो यानी बाहर से, यानी स्ट्रेंजर। जैसे तुम्हारे घर के लोग हैं वो सब परिवार के सदस्य हैं, बाहर से कोई आया तो स्ट्रेंजर है, उसको जीनो बोलोगे। जीनोग्राफ्टिंग में क्या होता है ना, हम लोग एनिमल्स को, ओके, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की तादाद बहुत बढ़ा देते हैं और इनके शरीर के हिस्से को हमारे शरीर के हिस्से को रिप्लेस करने के लिए काम में लाते हैं। जैसे हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, पिग्स, सुअर नहीं होता है, ओके, हमको लगता है बहुत गंदा जानवर है, पर देखो कितना काम का जानवर है। पिग के हार्ट में से उसके वाल्व्स निकाले जाते हैं, और हम इंसानों के जब वाल्व्स खराब हो जाते हैं हार्ट के, ओके, तो पिग्स के हार्ट का वाल्व हमारे हार्ट में डाला जाता है। ओके, इस तरह के ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी को ग्राफ्टिंग बोलते हैं। जैसे अगर कोई जल गया है, ओके राइट, समझो फेस जल गया, तो अब इतना है ना, चमड़ी चाहिए, नया चमड़ी चाहिए, तो एक हम क्या कर सकते हैं, या तो पेशेंट के ही शरीर से, उसके ही कमर से चमड़ी निकाल के, ओके, उसके चेहरे पे लगा देंगे। सो इसको बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग, और यू कैन से स्किन ट्रांसप्लांटेशन। पर यही स्किन समझो अगर मैंने बाहर से लिया, ओके, समझो किसी मछली का चमड़ी ले लिया और कुछ समय के लिए वो चमड़ी लगा दिया, तो उसको मैं बोलूंगा जीनोग्राफ्टिंग, यानी बाहर के किसी प्राणी से हम लोग वो हिस्सा ले रहे हैं। आगे, अब ना एक एक जानवर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक माइस के बारे में। अब चूहे को ट्रांसजेनिक बना के हमारा क्या फायदा है? तो ट्रांसजेनिक माइस कैंसर रिसर्च में काम आता है, कैंसर की पढ़ाई में। अब यहां से एमसीक्यू चालू हुआ, ओके, देखो चूहे का फायदा क्या है, वो कैंसर की रिसर्च के काम में काम आता है, ओके, काम में काम आता है, क्या हिंदी बन रहा है, बोल रहे, सो इट इज यूज्ड इन कैंसर रिसर्च, और तो और कैंसर के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में भी काम आता है बेटा। अब इसमें खाली एक बात याद रखना कि जो खतरनाक वाला कैंसर होता है ना, हार्मफुल कैंसर, उसको मैलिग्नेंसी बोलते हैं। हार्मफुल कैंसर इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंसी। अब ये चूहे किस काम आते हैं? खास करके दे आर यूज्ड टू नो अबाउट ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ऑन्कोजीन्स आर कैंसर कॉजिंग जीन्स। ऑन्कोजीन्स आर कैंसर कॉजिंग जीन्स, यानी कुछ लोगों में है ना जन्म से ही कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ये निश्चित कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि इस इंसान को आगे चल के कैंसर होगा। सो वैसे कैंसर पैदा करने वाले जीन्स को हम बोलेंगे ऑन्कोजीन्स। ओके, नेक्स्ट, इन द लेबोरेटरी ऑफ फिलिप लेडर, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फिलिप लेडर लेबोरेटरी में, जो किधर आया? हार्वर्ड में आया बेटा। हार्वर्ड किधर से आया? ये देख, उधर से आया, उधर से आया, अमेरिका का फुल फॉर्म है।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं नहीं, किधर से आया, उधर से आया। ओके, अब फिलिप लेडर लेबोरेटरी जो हार्वर्ड अमेरिका में है, वहां पे एक ऐसा ट्रांसजेनिक माउस बनाया है, ओके, विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। ओके, अब ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड दो ऑन्कोजीन्स हैं जिसका नाम है MYC और RAS। मेरी बात ध्यान से सुनो, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने चूहे में एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा लिया कि दो ऐसे जीन्स हैं, उनका नाम रखा है MYC जीन्स, RAS जीन्स। ये दो जीन्स अगर ओके किसी भी ऑर्गेनिज्म में है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा। अब यही वो जीन है, हमारे पास तो बहुत सारे जीन्स हैं, ओके राइट, 20-25 हजार जीन्स में से कौन से जीन के वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है या आने वाले समय में कौन से जीन्स के वजह से ब्रेस्ट कैंसर होगा, ये पता लगाने के लिए साइंटिस्ट लोग को डाउट आया MYC और RAS। फिर इसको कंफर्म करने के लिए ये जीन चूहे में डाल दिया और ऑब्जर्व किया कि उसका जो ब्रेस्ट का एरिया है, उसके जो सेल्स है, उसका भी डिफेक्टिव फॉर्मेशन होने लगा और वो कैंसर में तब्दील हो गया। तब जाके ये बात कंफर्म हो गई ट्रांसजेनिक माइस की मदद से कि ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित दो जीन्स है, दैट इज MYC एंड RAS जीन। ये समझा बेटा? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स में अब हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स की, यानी फार्म एनिमल्स के जीन्स को हमने बदल दिया ताकि हमारा फायदा हो सके। अब इसमें सबसे पहला MCQ ये याद रखना कि एक नॉर्मल डेयरी काउ 2000 से लेकर 3000 लीटर दूध दे सकती है पर ईयर, यानी एक साधारण सी गाय 2000 से लेकर 3000 लीटर दूध देगी एक साल में। अब होल्स्टीन जो वेराइटी है, ओके, यानी इसी गाय में अगर मैंने जीन्स को बदल दिया और जो बेहतर वेराइटी बनती है उसको हम बोलेंगे होल्स्टीन। अब होल्स्टीन एक ऐसी प्रजाति है गाय की जो हमको 6000 लीटर दूध देगी, वो भी एक साल का। देखो बेटा, ऑलमोस्ट इससे 3 गुना ज्यादा, राइट? अच्छा, और उसमें भी जो बेस्ट वेराइटी है, बेस्ट वेराइटी हमको 8000 से लेकर 10,000 लीटर दूध दे सकती है एक साल का। सो ये फायदा हो रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स से हमको, ओके, जहां उनका जीन्स बदलने के बाद हमको ज्यादा क्वांटिटी मिल रहा है मिल्क का। अच्छा, और तो और देखो, सेंचुरीज अगो, आज से 100 साल पहले एक मुर्गी एक साल में 70 अंडे देती थी, 70 एग्स पर ईयर। ये सारे वैल्यूज ना MCQ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके। आज के तारीख में इनके जीन्स को हमने मैनिपुलेट करके बेहतर बना दिया और यही मुर्गी हम लोग को लगभग 200 से लेकर 250 अंडे देती है एक साल में। तो ये बाय हार्ट कर लो बेटा, ये सारे वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये फार्म एनिमल्स के जीन्स हम क्यों बदल रहे हैं? सो एज टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। देखो, खाली क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा है, क्वालिटी भी बढ़ता है, यानी उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ते हैं। नहीं तो इतना ज्यादा दूध बनाने के लिए आसान तरीका क्या है? पानी डाल दो, दूध में पानी मत डालो, पानी में दूध डाल दो, क्वांटिटी बढ़ जाएगा। और लोगों को मिलावट वाला दूध बेचो, गलत बात है, ओके राइट। सो उसका क्वालिटी भी बढ़ाना है, क्वांटिटी भी बढ़ाना है। तो मिल्क का, मीट का, एग्स का और वुल का, ओके, क्योंकि ये सब कैसे कपड़े में काम आता है बेटा, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ में हम ऐसा जानवर बनाना चाहते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, जिसके
इसके इलाज के पीछे मेरा ज्यादा खर्चा ना हो। देखो इंसान है ना बहुत ही स्वार्थी है, बहुत ही ज्यादा मतलबी है। तो वो क्या सोचता है, जानवर से मेरे को ज्यादा फायदा भी मिले और इसकी देखभाल में मेरा ज्यादा खर्चा भी ना हो। अब ये जानवर बीमार होगा तो इसको बार बार कौन डॉक्टर के पास लेके जाए? हम अपने घर वालों को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते। बहुत से परिवारों में माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं, गलत बात है। अवस्थी सर की बात हमेशा याद रखना। ओके राइट, दे आर गॉड एंड यू शुड बी ट्रीटिंग देम वेल। ओके अच्छा, बट यहाँ तो है ये सब भावनाएं नहीं चलती। ये एनिमल हस्बेंड्री ये सब सेक्शन में है ना, हम बहुत स्वार्थ नजर से, बहुत ही सेल्फिश नजर से ये जानवरों में छेड़छाड़ करते हैं। आगे और तो और हम इन जानवर से लो कॉस्ट फार्मास्यूटिकल्स बनाना चाहते हैं और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। यानी कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ना कोई ऐसी दवाई बने जिसका खर्चा कम होवे। ओके, जिसका सारा केमिकल बड़े पैमाने पे हमको जानवर खुद बना के दे देवे बेटा। इसलिए हम लोग जानवर में छेड़छाड़ करते हैं और उसको ट्रांसजेनिक बनाते हैं बेटा। छेड़छाड़ ये सब एग्जाम में लिखना नहीं, बहुत मारूंगा, नाम खराब नहीं करना मेरा। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक कैटल फॉर फूड। अब हमने है ना कैटल, ओके काउ, ये सारे जो एनिमल्स है ना, इसके जीन्स को चेंज किया सिर्फ खाने के हिसाब से। ओके हमारा मेन इंटेंशन है फॉर फूड बेटा। अब इसमें देखो, रिसर्चर्स हैव इंसर्टेड एडिशनल कॉपी ऑफ बोवीन, बीटा और कप्पा केसिन इनटू डेयरी कैटल। यानी वो गाय, ओके वो सारे फार्म एनिमल जो दूध दे सकते हैं, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट लोग ने क्या किया ना, उसमें एक और एडिशनल कॉपी डाल दिया। कौन से जीन का? बोवीन बीटा और बोवीन कप्पा केसिन वाला जीन। केसिन क्या होता है सर? केसिन ये पहले नहीं सुना है। सो केसिन इज नथिंग बट इट इज मिल्क प्रोटीन। हमारे दूध में जो प्रोटीन होता है ना बेटा, उसको केसिन बोलते हैं। ओके अब ये केसिन के दो जीन, बीटा और कप्पा वाले, गाय के अंदर एडिशनल एक्स्ट्रा डाल दिया। देन व्हाट? तो ये जीन डालने से, इनके जीन्स को बदलने से क्या फायदा हुआ? अब ये जानवर ट्रांसजेनिक बन गया। इसके बाद क्या देखा गया? दे फाउंड 8 to 20% increase in beta casein and twofold increase in kappa casein। यानी जितना प्रोटीन उसके दूध में आ रहा था, ओके बीटा केसिन वाला प्रोटीन, उससे 8 से लेकर 20% ज्यादा बीटा केसिन प्रोटीन आने लगा। और कप्पा केसिन जो प्रोटीन था ना, वो तो 2 फोल्ड टाइम्स यानी 2 गुना बढ़ गया बेटा। सो रिमेंबर 8 to 20 एंड रिमेंबर 2 फोल्ड टाइम्स। देखो मैं बहुत ही साधारण सी भाषा में बोल रहा हूं सो दैट बच्चों तुमको ये सब समझ में आवे। ओके राइट, और एल्स टॉकिंग इन इंग्लिश इज एब्सोल्युटली इजी। बट कैसा है ना कि हम हिंदुस्तानी होते बहुत साधारण। जरूरत पड़ने पे यस वी कैन डेफिनेटली स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन डेफिनेटली राइट इन इंग्लिश, ओके एंड वी कैन टॉक वेरी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश। बट क्या फायदा? ओके हम आसान भाषा में इसको समझ के लेते हैं। तो बच्चों तुम लोग है ना इसको बराबर समझ के ले लो, और जो जो मेन पॉइंट्स मैं तुमको बोल रहा हूँ उसको तुम बाय हार्ट करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, अब ट्रांसजेनिक कैटल फॉर ह्यूमन थेराप्यूटिक्स। यानी अब मैं है ना कैटल के जीन्स को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ देखो मेरा मेन इंटेंशन क्या था? खाना। मेरे को उसके दूध में प्रोटीन ज्यादा चाहिए था। अब मैं उसके जीन्स को चेंज कर रहा हूँ ताकि थेराप्यूटिक्स के काम आ सके, यानी कोई ना कोई इलाज, कोई ना कोई दवाई के रूप में काम आ सके। ये मेरे को कोई ना कोई ऐसा केमिकल दे, ऐसा प्रोटीन दे जो किसी ना किसी बीमारी के इलाज में काम आवे। सो नाउ वी हैव ट्रांसजेनिक कैटल विद एन इंटेंशन फॉर ह्यूमन थेराप्यूटिक्स। नाउ दीज कैटल्स कैन प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन्स इन मिल्क। यानी समझो एक गाय है, समझो एक गाय को ले आया हम। अब ये गाय के अंदर मैंने एक ऐसा जीन डाल दिया जिसकी वजह से ये गाय का जीन तो बदल गया। तो ये काउ, शी बिकम्स नाउ ट्रांसजेनिक काउ। हाउ? जीन डाला ना, ध्यान देना बेटा, ओके राइट। अच्छा अब क्या होगा मालूम है? इसके दूध में कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनने लगते हैं जो इंसान की बीमारी के इलाज में काम आते हैं। जैसे समझो फॉर एग्जांपल, मेरी बात ध्यान से सुनो। समझो हम इंसानों में एक बीमारी है जहां एक पेशेंट में अल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन की कमी है, अल्ब्यूमिन। तो मैंने इस काऊ में है ना ऐसा जीन डाल दिया
जिसकी वजह से इसके दूध में है ना इंसान का अल्ब्यूमिन वाला प्रोटीन आने लगता है। सो अब ये गाय का दूध जब ये पिएगा तो इसको अल्ब्यूमिन भी मिलेगा, तो इसको तो लग रहा है ये दूध पी रहा है, पर दूध के अंदर दवाई है। आइडियली ये सब गलत है। एक बायोलॉजी टीचर होने के नाते, कुदरत से प्यार करने के नाते ये गलत है। एक्चुअली कैसा होता है ना, मैमल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स, दैट इज मिल्क ग्लैंड्स, सो दैट दे कैन फीड देयर यंग वंस, ताकि वो अपने बच्चे का स्तनपान कर सके। ओके, एक मदर अपना मिल्क बच्चे को पिला सके। तो इसमें कैसा रहता है ना, काऊ का मिल्क इज फॉर ह्यूमंस है, काऊ का बच्चू, ह्यूमन मिल्क इज फॉर ह्यूमन बच्चू, यू गेट दैट पॉइंट। पर हम ये बहुत गलत करता है, काऊ का दूध पूरा का पूरा निकाल के काऊ में छेड़छाड़ करके वो दूध के अंदर के प्रोटीन्स के कंटेंट को चेंज करके दवाई बनाता है। एनीवे, चलो ठीक है, इतना इमोशनल सोचेगा तो पागल हो जाएगा। अपने को पागल नहीं होना है, अपने को एंट्रेंस एग्जाम देना है। ओके, अब ऐसे कौन से ह्यूमन प्रोटीन्स हैं जो काऊ के मिल्क में हमने निकलवाना शुरू कर दिया? तो पहला है लैक्टोफेरिन। ओके, इसको फेरिटिन प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं बेटा। लैक्टो क्यों? क्योंकि मिल्क में आने लगा, और फेरम क्यों? क्योंकि इसमें आयरन होता है बेटा। दूसरा है, यहां लिख देते हैं, ह्यूमन अल्फा लैक्ट अल्बुमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट अल्ब्यूमिन, और एक है ह्यूमन सीरम अल्ब्यूमिन। ओके, लास्ट है ह्यूमन बाइल सॉल्ट स्टिम्युलेटेड लाइपेज। अब लाइपेज क्या है बेटा? एक एंजाइम है, और एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। और ये लाइपेज एंजाइम कैसा है ना, ये अल्टीमेटली है ना फैट्स को तोड़ता है बेटा। ओके, सो ये लाइपेज है, अल्ब्यूमिन है, लैक्टोफेरिन है, ये सारे इंसान के प्रोटीन है। ओके, जो किसी ना किसी बीमारी के इलाज में काम आते हैं बेटा। और ये सारे प्रोटीन अब गाय के दूध में निकलना चालू हो गए, क्योंकि ये गाय के जीन्स को हमने चेंज कर दिया है और उसको ट्रांसजेनिक काऊ बनाया बेटा। अच्छा, अब आखिरी बात बहुत अच्छे से सुन ले ध्यान से। वन ट्रांसजेनिक काऊ इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रोड्यूस वर्ल्ड एनुअल क्वांटिटी of clotting factor 9। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम सबके ब्लड में ना बेटा टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं बेटा। अब ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 जो है, उस फैक्टर का नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब कुछ पेशेंट में ना ये फैक्टर नंबर 9 ओके जन्म से बनता ही नहीं है। ओके, और क्योंकि ये जन्म से बनता ही नहीं है, इसलिए इनको एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। टू बी स्पेसिफिक, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया के भी टाइप है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। अब इसमें से हीमोफीलिया बी जो है ना, वो फैक्टर 9 की कमी की वजह से होता है। ऐसे हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की कमी की वजह से होता है। ओके, हीमोफीलिया सी जो है वो फैक्टर 11 की कमी की वजह से होता है। आने वाले लेक्चर में सिर्फ हीमोफीलिया सिखाऊंगा, ओके राइट, इन द चैप्टर ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी इतना समझ के ले लो कि हीमोफीलिया का मतलब होता है ब्लीडिंग डिजीज। यानी इस पेशेंट में जिसको हीमोफीलिया बी है, इससे क्या समझने का, हीमो मीन्स ब्लड एंड फीलिया मीन्स टू लव। सो इस बीमारी को ना खून बहुत पसंद है। सो इस पेशेंट में जन्म से है ना फैक्टर 9 ओके जो हमारे खून को बहने से रोक देता है, जो खून को जमा देता है बेटा, ताकि खून जम जाए, इसलिए उसको क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं।
सो फैक्टर 9 इसके शरीर में जन्म से बन ही नहीं रहा है, और क्योंकि फैक्टर 9 इसके शरीर में जन्म से बन ही नहीं रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा भी अगर चोट लगेगा, मार लगेगा, तो हद से ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होगा इसको, और अगर इंजरी ज्यादा रहा तो इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो बेटा। कई बार इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट में, कोई ना कोई ब्लड वेसल फट जाएगा और ब्लीडिंग चालू हो जाएगा बेटा, क्योंकि इनका खून रुकता ही नहीं है, खून जाम ही नहीं होता, क्लॉट ही नहीं होता। अब सोचो, काऊ के अंदर मैंने क्लॉटिंग फैक्टर 9 बनाने वाला जीन डाल दिया, अब ये काऊ काऊ नहीं है, ये बन गई ट्रांसजेनिक काऊ, और सिर्फ एक ट्रांसजेनिक काऊ काफी है ताकि वो पूरे वर्ल्ड का साल भर का क्लॉटिंग फैक्टर 9 बना के दे देती। इमेजिन, वन ट्रांसजेनिक काऊ is more than sufficient to produce world annual यानी एक साल का world annual quantity of clotting factor 9. This clotting factor 9 is also called as plasma thromboplastin factor. Okay, and this is used in treatment of hemophilia B. Okay, where hemophilia is a type of bleeding disease. ये समझा बेटा? ओके, चलो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बेटा। ऑलराइट, चलो बेटा लेट्स कंटिन्यू। अब इसी ट्रांसजेनिक एनिमल में नेक्स्ट एमसीक्यू तुमको क्या याद रखना है, 1990 में एक जानवर बनाया था, उसका नाम रखा ट्रेसी। अब ट्रेसी क्या है? ट्रेसी इज ट्रांसजेनिक काऊ, यानी काऊ जिसके जीन्स को हमने बदल दिया, फिर ये ट्रांसजेनिक काऊ का नाम रखा ट्रेसी। 1990 में बनाया गया था, एंड दिस ट्रेसी वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड। ओके, एमसीक्यू बेटा 1990 ट्रेसी कौन सा जानवर है? ट्रांसजेनिक, ऐसा पूछेंगे, ट्रांसजेनिक फिश है, ओके, कि ट्रांसजेनिक शिप है, कि ट्रांसजेनिक काऊ है, तो याद रखने का इट्स अ ट्रांसजेनिक काऊ, वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड, एंड दिस ट्रेसी कुड प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन्स इन हर मिल्क फॉर थेराप्यूटिक्स। ओके, सो ये जो ट्रेसी काऊ है ना, ये तरह तरह के ह्यूमन प्रोटीन्स, तरह तरह के ह्यूमन केमिकल्स को बना सकती थी, जो उसके दूध के माध्यम से निकलता था बेटा, और ये प्रोटीन्स किसी ना किसी थेरेपी, किसी ना किसी ट्रीटमेंट में काम आता था बेटा। नेक्स्ट, वी यूज एंटीबॉडीज फॉर, अब एंटीबॉडीज किसके किसके खिलाफ काम आते हैं? सो एंटीबॉडीज इन्फेक्शंस के खिलाफ काम आते हैं, कुछ कुछ एंटीबॉडीज कैंसर के सेल्स को मारने में भी काम आते हैं बेटा, कुछ कुछ एंटीबॉडीज ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन रिजेक्शन में भी काम आते हैं। अब ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन रिजेक्शन, जैसे समझो तेरे दोस्त का किडनी निकाल के तेरे बॉडी में डाला, तो क्या होगा? तेरे दोस्त का एक किडनी कम हो जाएगा और तेरा किडनी बढ़ जाएगा। तेरे बॉडी में क्यों डालेंगे किडनी? तू तो नॉर्मल है ना बेटा। ओके, समझो एक पेशेंट है जिसका किडनी खराब है, ओके, अगर मैं किसी और का किडनी उसके बॉडी में डालता हूँ, तो अब उसके बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनेंगे, वो एंटीबॉडीज पहचान जाते हैं कि भाई ये किडनी तो है, पर ये किडनी का मटेरियल अपने बॉडी के मटेरियल जैसा नहीं है। इस मटेरियल को एंटीजन बोलते हैं। ह्यूमन इम्यूनिटी चैप्टर में मजा आ जाता है बेटा। ओके, तो मैंने लेक्चर्स देखना, बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा बेटा। ओके, तो अब क्या होता है ना, ये एंटीबॉडीज पहचानते हैं बाहर वाला किडनी है, तो ये उसको मारते हैं, और उसके हिसाब से इतना मेजर ऑपरेशन करके जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया है वो ऑपरेशन फेल हो जाता है। सो एंटीबॉडीज हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन रिजेक्शन ऑल्सो। मना कर देते उस ऑर्गन को कि नहीं, हमको तुम नहीं चाहिए करके। अच्छा, और तो और ये काम आते हैं इन, दे आर ऑल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन ऑटो इम्यून डिजीजेस। अब ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होता है बेटा? ऑटो इम्यून डिजीजेस में
बॉडी के जो रक्षक सेल है वो बॉडी को ही मारने लगते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। ओके, अब होता ये है कि बॉडी का रक्षक सेल है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स अगर घूम के समझो किडनी को ही मारने लगे या थायराइड ग्लैंड को ही मारने लगे या जॉइंट्स को मारने लगे, तो उस हिसाब से हम बोलते हैं ऑटो इम्यून आर्थराइटिस, जहां जॉइंट्स पे सूजन आता है। ऑटो इम्यून थायराइड आइटिस यानी थायराइड ग्लैंड पे सूजन आएगा। ऑटो इम्यून नेफ्राइटिस यानी किडनी के नेफ्रॉन्स को डिस्ट्रॉय करेगा। अब ऐसा होता क्यों? अब इसका बेस्ट एग्जांपल ऑटो इम्यून डिजीज का समझो बच्चों, तुम्हारे घर के पीछे की तरफ जो बैंक है उस बैंक में चोरी हुई। चोर आया, सीधा गन लोड किया और मैनेजर के कनपट्टी पे रख दिया, उसके यहाँ रख दिया और बोला कि चल पैसा निकाल। मैनेजर ने पैसा निकालने में थोड़ा नाटक किया तो चोर ने उसको भी मार दिया और फिर सारा पैसा लेकर भाग गया। अब पुलिस आया, बाकी के लोगों से पूछा चोर कैसा दिखता था। वहां जो लोग खड़े थे उन्होंने बोला कि अरे उसने ब्लू कलर का ब्लू और व्हाइट चेक्स वाला शर्ट पहना था, ब्लू टाई पहना था, अच्छे खूबसूरत बाल थे, मूछ दाढ़ी रखा था। तुम मुझे क्यों देख रहे हो शक की नजर से? बदतमीज, मार खाओ। अब अवस्थी सर ये लेक्चर फिनिश करके फिर जब जा रहा था रास्ते से तो पुलिस पकड़ लिया उसको और पकड़ के मारने लगा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। फिर अवस्थी सर ने बताया अरे ये क्या हुआ, तो बोला हमको ऐसा ऐसा डिटेलिंग मिला है करके। अब यहाँ क्या हो रहा है, ओके, अब अगर किसी और इंसान ने मेरे ही जैसी शर्ट पहनी है और टाई पहनी है और मेरे जैसा ही थोड़ा लुक रखा है, ओके राइट, और अगर उसने कोई गड़बड़ किया तो उस चक्कर में मैं मारा जाऊंगा। तो जो रक्षक है वो चोर के बजाय नॉर्मल सीधे साधे इंसान को परेशान कर रहा है, उसको बोलते हैं रक्षक भक्षक बन रहा है। अब ऐसे ही हमारे बॉडी में होता है। हमारे बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया आता है, ओके, तो बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज बनते हैं। खास किस्म के WBC ये सब मिलके बैक्टीरिया को मार देते हैं। अब बैक्टीरिया को मारने के बाद बैक्टीरिया का कोई ना कोई प्रोटीन, कोई ना कोई कवरिंग का मटेरियल ये रक्षक याद रखते हैं कि हाँ इस तरह का मटेरियल है। फिर ये एंटीबॉडीज जब पूरे बॉडी में घूमते हैं और उनको वही मटेरियल समझो किडनी के ऊपर मिल गया तो उनको लगता है किडनी में भी वो बैक्टीरिया, फिर उसको भी मारने लगता है। तुम समझे बेटा? इसको बोलते हैं कंफ्यूजन। और हर दाढ़ी वाला इंसान बुरा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। और लास्ट, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन एंटीटॉक्सिन्स। ओके, बहुत सारे टॉक्सिन्स के खिलाफ भी लड़ते हैं बेटा। अब एंटीबॉडीज का ना ये सब काम है। एंटीबॉडीज इन्फेक्शन में, कैंसर के कुछ सेल्स को मारने में, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन रिजेक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीजेस में और एंटीटॉक्सिन्स में, इन सब में एंटीबॉडीज काम आते हैं। These antibodies are obtained from transgenic cows. So they are obtained from transgenic cows which are immunized with a vaccine containing the disease agent. भारी इंग्लिश, साल भर का इंग्लिश एक बार में बोल दिया। मीनिंग सुन, यानी एक काउ लेंगे हम लोग, ओके, उसमें इम्यूनाइजेशन यानी उसमें इंजेक्शन मारेंगे और इंजेक्शन में जो पानी रहेगा ना, जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन के अंदर डिजीज एजेंट के कोई ना कोई टुकड़े होंगे। अब जैसे समझो फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज है ना बैक्टीरिया के खिलाफ, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ते हैं। तो अब यहाँ इंसान क्या कर रहा है मालूम है? इंसान अपनी परेशानी जानबूझ के बेचारी गाय को दे रहा है और देखता है कि गाय इस परेशानी से कैसे निपट पाएगी। और वो इस परेशानी से एक बार निपट पाती है तो उसके एंटीबॉडीज को फिर हम इस्तेमाल करते हैं। मैं समझाता हूँ, देखो ये कैसा। जैसे अगर समझो मुझे इन्फेक्शन हो गया, ओके, जैसे समझो किसी और को, खुदा ना करे, पर किसी और को कैंसर हो गया, तो अब मैं सोचता हूँ यार ये इन्फेक्शन से तो मैं तो लड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं इंसान, मेरे शरीर की प्रतिकार शक्ति, लड़ने की क्षमता बहुत कमजोर है। किसी और को कैंसर हुआ है, वो सोचता है यार ये कैंसर के सेल को मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ और हम लोग उसके खिलाफ नहीं जीत पा रहे। तो हम क्या करते हैं ना, मेरे को जो इन्फेक्शन हुआ है उसका बैक्टीरिया या तो फिर जिसको कैंसर हुआ है वो कैंसर के सेल का एक टुकड़ा, उसको हम वैक्सीन में भरते हैं। So the vaccine is containing the disease agent, और उसको फिर ये जानवरों में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानवरों से जलते हैं, we are jealous।
हमको लगता है ये जानवर, हम इंसान इतना साफ सफाई रखता है, खाने पीने में इतना ध्यान रखता है, फिर भी बीमार पड़ जाता है और फिर भी इन इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ नहीं पाता है, ये कैंसर के खिलाफ लड़ नहीं पाता है। ये जानवरों को देखो, ये तो मस्त में बिंदास इधर उधर गंदगी में लौटते पोटते रहते हैं, तो उनको देख के उनकी खुशी हमसे देखी नहीं जाती। तो हम क्या करते हैं ना, फिर हमारे इस बैक्टीरिया को, कैंसर वाले सेल को जानवर में इंजेक्शन के माध्यम से डाल देते हैं। फिर जानवर क्या करते हैं ना, अभी जानवरों की इम्यूनिटी अच्छी होती है क्योंकि वो तो खुले में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, फिर भी इतना बीमार नहीं पड़ते बेटा। तो वो जानवर फिर उस बीमारी के खिलाफ, उस कैंसर के सेल के खिलाफ, ओके, जो भी हमने मटेरियल डाला उसके खिलाफ क्या बनाएगा, वो उसके खिलाफ बनाएगा एंटीबॉडीज। और फिर ये एंटीबॉडीज को हम जानवर से निकाल के फिर इंसानों के बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू करते हैं। यानी ये कैसा हो गया, रेडीमेड सोल्जर्स, ओके, रेडीमेड फाइटिंग पीपल, ओके, रेडीमेड रक्षक हमने उनसे ले लिए, हमारे बॉडी में डाल दिए और फिर उन्होंने आके सारे इन्फेक्शन ये सबको मार दिया। तो यहाँ ट्रांसजेनिक एनिमल्स काम में आते हैं। मैंने काफी ज्यादा डिटेल में बोल दिया, एग्जाम में तुम लोग इसको अपने स्टाइल में ओन वर्ड्स में लिख देने का बेटा, ओके। ये तुमको बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा, ये तुमको नीट एग्जाम में भी काम आएगा। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक शीप। अब शीप के अंदर हम लोग जीन्स बदल रहे हैं, क्यों? 3 फायदे के लिए। एक, शीप से हमको चाहिए मीट, दूसरा उनसे हमको चाहिए वूल, और तीसरा ये जानवर दे आर यूज्ड एज बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स यानी मान के चलो फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री तुमको पदार्थ प्रोडक्ट्स देती है ना, जैसे बिस्किट की फैक्ट्री है तो ले बिस्किट 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 बना के दे रहा है, वैसे बायोरिएक्टर्स यानी समझो वो एक ऐसा फैक्ट्री है जिसके अंदर सारा मटेरियल अगर मैंने डाल दिया तो मेरे को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देगा। जैसे मेरे को इंसुलिन चाहिए तो इंसुलिन बनाने वाला जीन डाल दिया, एंजाइम्स डाल दिए, टेम्परेचर कंट्रोल कर दिया, सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, बैक्टीरिया डाल दिए, ओके, और फिर मेरे को इंसुलिन मिलना चालू हो जाता है। सो जिस सेटअप के अंदर होता है ना उसको बायोरिएक्टर्स बोलते हैं। अब हम लोग जानवरों को बायोरिएक्टर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जानवर का जीन्स हम बदल रहे हैं और ये जानवर हमको कोई ना कोई प्रोडक्ट्स देगा बेटा, ओके। सो शीप इज यूज्ड फॉर मीट, wool and bioreactors. Now bacterial genes named as cis-M and cis-E. कहानी सुना, बैक्टीरिया से मैंने 2 जीन्स निकाला जिसका नाम है cis-M और cis-E। मी याद रखो, M-E, मी, यहां लिख दो cis-M और cis-E। अब ये जीन्स को निकाला और ये जीन्स को हमने है ना शीप के अंदर डाला। अब ये शीप का जीन्स चेंज हो गया, ट्रांस हो गया, ओके। अब इस जीन की मदद से क्या होगा उसके बॉडी में? उसके बॉडी में होने लगा बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड सिस्टीन। तो इसके बॉडी में सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड ज्यादा बनने लगा और ये सिस्टीन अमीनो एसिड के मदद से, ये सिस्टीन अमीनो एसिड करता क्या है? इसके मदद से इनके बॉडी में केराटिन बनता है। तो सिस्टीन अमीनो एसिड, इट इज इन्वॉल्व्ड, दिस अमीनो एसिड सिस्टीन इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ केराटिन, फॉर्मेशन ऑफ केराटिन। और केराटिन एक खास किस्म का प्रोटीन है जो हमारे भी स्किन, हेयर, बालों में और नेल, ओके, स्किन, हेयर और नेल्स में होता है बेटा, ओके। यही केराटिन इस शिप में वुल के अंदर होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यानी हमने एक शिप में बैक्टीरिया से cis-M, cis-E वाला जीन डाला तो उसमें सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड बनने लगा और ये सिस्टीन अमीनो एसिड उसको केराटिन बना के देता था और ये केराटिन है ना उसके वुल में होता है बेटा, ओके। तो इसके मदद से वुल, ओके, इसका क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव होता है बेटा। सो दीज जीन्स आर क्लोन्ड इन शीप सो एज टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वुल। इतना याद रखो। चलो आखिरी बात, ट्रांसजेनिक पिग्स। अब पिग्स के जीन्स को हम क्यों बदल रहे हैं? हमने देखो शिप को भी नहीं छोड़ा, हमने काऊ को भी नहीं छोड़ा, हमने माउस को भी नहीं छोड़ा, ओके। अब हम लोग पिग्स पे आ गए। बेचारा गटर में रहता है, इतना गंदा रहता है, फिर भी इसके साथ भी छेड़छाड़ी करना है हमको, ओके। पूरा छेड़छाड़ करके हम लोग इसका जीन्स बदल देगा। क्यों? हमको क्या चाहिए इससे? हमको इससे मीट चाहिए और ये भी बायोरिएक्टर्स का काम करेगा, ओके। पिग क्लोन
इज द फर्स्ट एनिमल फॉर जीनोग्राफ्टिंग। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुझे सिखाया जीनोग्राफ्टिंग क्या होता है बेटा। अब इतना याद रखना, सबसे पहला जानवर ओके जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ग्राफ्टिंग में काम आया है वो है पिग। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अच्छा, अब pigs are ideally bred for transplantation surgeries. ओके, पिग्स को जनरली हम लोग उसका ब्रीडिंग ओके उसका रिप्रोडक्शन करवा के ये पिग्स की तादाद हम क्यों बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पिग्स के है ना बॉडी पार्ट्स ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में काम आते हैं, खास करके हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कमाल की बात यह है कि पिग का हार्ट का साइज इज सेम एज ह्यूमन हार्ट साइज। सो हमारे हार्ट का जो साइज है और पिग के हार्ट का साइज है ओके दोनों सेम है बेटा। ओके, दूसरी बात, पिग्स हार्ट वाल्व्स आर यूज्ड in valve replacement surgeries in humans, and this is done since decades यानी period of 10 years, यानी बहुत सालों से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पिग के हार्ट के वाल्व। अब वाल्व क्या होता है ओके समझो, ये हमारा हार्ट के चैप्टर में डिटेल में कराऊंगा बेटा। ओके, सो हार्ट के दो चेंबर के बीच में ना यहाँ पर ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऐसा खुलता है और बंद होता है, जिसके मदद से ब्लड हमेशा आगे की दिशा में, द ब्लड ऑलवेज मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा। ओके राइट, अब किसी भी इंसान का अगर हार्ट का वाल्व खराब हो जाएगा ना, तो पिग का हार्ट का वाल्व निकाल के इंसान के हार्ट के वाल्व के बदले डाला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। ओके, और इसमें पिग्स सबसे बेस्ट चॉइस है क्योंकि उसके हार्ट का साइज और इंसान के हार्ट का साइज सेम है। ये समझा बेटा? देखो, हमने जानवरों को छोड़ा ही नहीं किसी भी एंगल से। अब एक पल के लिए, ये तो ये सुनने में बहुत फैंसी लगता है साइंस टेक्नोलॉजी, बट भावनाओं के हिसाब से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से एक पल के लिए सोचो, अगर तू काऊ है ओके और कोई तुझसे दूध निकाले जा रहा है, साल भर का 6000 लीटर दूध निकाल रहा है, और तो और तेरे को इंजेक्शन मार मार के अलग अलग जीन्स डाल डाल के तेरे को मॉडिफाई कर रहे हैं, और वो दूध तेरे बच्चे को नहीं दे रहे, इंसान के बच्चों को दे रहे, उनके ड्रग्स उनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। समझो तुम शीप है ओके, अब जैसे तुम इंसान, अगर मैंने समझो तेरे बाल, तेरा खाल निकाल दिया क्योंकि मेरे को तेरे बाल चाहिए और तेरे बाल के कपड़े बनाकर मैं पहनूंगा, तो ऐसे इंसान के अगर बाल निकाल के उसके कपड़े बनाकर ये जानवर पहनने लगे, हमको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, राइट? ये जानवर बेचारे बोल नहीं पाते हैं, जबान इनका है ना, लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। पिग्स ओके, इनके हार्ट के वाल्व्स निकाल लिए जाते हैं। समझो वैसे ह्यूमन को पकड़ के उनका हार्ट का वाल्व निकाल के पिग अगर ऑपरेशन थिएटर में ले जाए और हमको ऑपरेट करे ओके राइट, तो खराब लगेगा ना। तो क्योंकि हम एवोल्यूशन के हिसाब से ज्यादा डेवलप्ड है, इसलिए हम लोग कैसे ना अपने स्वार्थ इंटेंशन से एनिमल्स का इस हद तक उपयोग करते हैं। सर ये तो दुरुपयोग हुआ, वट एवर इट इज ओके, ठीक है, बट ये सारे पॉइंट्स तुमको एग्जाम में आएंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट बेटा, नाउ द लास्ट पार्ट, ट्रांसजेनिक फिश। अभी ये ना सिर्फ दो ही एनिमल्स बचे हैं, एक ट्रांसजेनिक फिश और दूसरा ट्रांसजेनिक चिकन। ओके, अब ट्रांसजेनिक फिश में बेसिकली कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि जो फिश है उसके जीन्स को हम चेंज कर देंगे ताकि वो फिश पहले से बेहतर बन जाए और उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी आ जाए। सो ट्रांसजेनिक फिश में सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कमर्शियली इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ फिश,
commercially important variety of fish. In short we can say commercially important fish like, अब कौन सी वेराइटी कमर्शियली इंपॉर्टेंट है यानी उसका मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा है. तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल इज एटलांटिक सैल्मन. एटलांटिक सैल्मन, सलमान नहीं बोलने का, ओके, मछली का नाम है एटलांटिक सैल्मन. अच्छा, सेकेंड वेराइटी दैट वी विल टेक इज गोल्ड फिश एंड कैटफिश. नेक्स्ट एग्जांपल विल बी टिलापिया एंड कॉमन कार्प. Next commercially important variety of fish is zebra fish and rainbow trout. तो देखो, सबसे पहले ये मछलियों की वैरायटी के नाम याद रख लो. ये सारी मछलियां कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इनका मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा है बेटा. एटलांटिक सैल्मन, गोल्ड फिश, कैटफिश, तिलापिया एंड कॉमन कार्प, जीब्रा फिश एंड रेनबो ट्राउट. अब इन फिश में फॉलोइंग जीन्स आर इंसर्टेड. अब इसमें कैसा है ना कि हम लोग 3 तरह के जीन्स को ऐड कर देंगे ताकि ये मछलियां ट्रांसजेनिक फिश बन जाएगी बेटा. ओके, तो इसमें हम लोग कौन सा जीन्स डालेंगे. नंबर 1, ग्रोथ हार्मोन जीन डाला जाता है. नंबर 2, चिकन क्रिस्टलाइन प्रोटीन वाला जीन डाला जाता है बेटा. एंड नंबर 3, ई कोलाई हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन. देखो बेटा, ये बहुत आसान सा टॉपिक है कि ये सब इंपॉर्टेंट मछलियां हैं. इनमें हम लोग ये 3 तरह के जीन डालते हैं. ग्रोथ हार्मोन वाला जीन डालते हैं, चिकन से क्रिस्टलाइन प्रोटीन वाला जीन निकाल के मछलियों में डाल दिया जाता है. ई कोलाई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया से हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन निकाल के मछलियों में डाल दिया जाता है. अब जिस मछली में इस तरह के जीन्स डाल दिए जाते हैं वो मछली में कौन सी एक्स्ट्रा खूबी आ जाती है, कौन सी एक्स्ट्रा क्वालिटी आ जाती है, वो देखते हैं. सो अब जो ट्रांसजेनिक फिश बनती है ना, वो ट्रांसजेनिक फिश की एक्स्ट्रा क्वालिटी में क्या क्या याद रखना है. नंबर 1, दे शो इंक्रीज्ड ग्रोथ. नंबर 2, दे शो कोल्ड टॉलरेंस. ओके, ज्यादा ठंडे को बर्दाश्त कर सकते हैं बेटा. एंड नंबर 3, देयर इज इंक्रीज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोटीन्स. तो इनके प्रोटीन्स का क्वालिटी और क्वांटिटी भी इंप्रूव हो जाता है ये 3 जीन्स की वजह से. तो ट्रांसजेनिक फिश में इतना ही याद रखना है, ये मछलियों का नाम याद रखो, ये 3 जीन्स डाल दिए जाते हैं और जीन्स डालने के बाद इनमें ये 3 क्वालिटी आ जाती है बेटा. आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट, ट्रांसजेनिक चिकन. अब ट्रांसजेनिक चिकन में ये याद रखना है, सम चिकन हैव इन वीवो. इन वीवो का मतलब जन्म से, यानी इनबॉर्न, और वी कैन से इनबिल्ट
जीन फॉर, ऐसे बहुत सारी चिकन होती हैं जिसके पास जन्म से कुछ अच्छे जीन्स होते हैं। कौन से अच्छे जीन्स होते हैं इनके पास? सो दे हैव इनबॉर्न, इन वीवो और इनबिल्ट जीन्स फॉर वायरल एंड कॉकिडियो रेजिस्टेंस। Number 2, for low fats. Number 3, for low cholesterol. And number 4, for high protein. So कुछ चिकन की वैरायटी है ना, बेहतर वैरायटी होती है। उनमें जन्म से ऐसे जीन्स होते हैं जिसकी मदद से वो वायरस और कॉकिडियल डिजीजेस को रोक सकते हैं। कुछ चिकन ऐसे होते हैं जिनके पास जन्म से ऐसे जीन्स है जिसकी वजह से लो फैट्स बनता है उनके बॉडी में, लो कोलेस्ट्रॉल बनता है और प्रोटीन्स का कंटेंट हाई बनता है। सो ये सारे जीन्स को निकाल के, सो दीज जीन्स आर इंसर्टेड in the existing strains यानी variety, so they are inserted in the existing variety of chicken so as to make them बेटर। अब चिकन में कैसा है ना, इसमें बहुत इजी सा पॉइंट है। ओके, समझो एक चिकन है जिसके पास जन्म से ऐसी खूबी है कि वायरस और कॉकिडियल डिजीजेस को रोक सकता है। सो इसका ये वाला जीन, वायरल रेजिस्टेंट जीन, मैं निकालता हूं और जो एग्जिस्टिंग वेराइटी है चिकन की उसमें डाल देता हूं। फिर ये कमजोर वाला वेराइटी बेटर वेराइटी बन जाता है। इसी तरह से लो फैट्स वाला, लो कोलेस्ट्रॉल वाला जीन और हाई प्रोटीन वाला जीन सुपीरियर वेराइटी से, बेहतर वेराइटी से निकाला जाता है और इंफीरियर वेराइटी में डाल दिया जाता है। सो दीज जीन्स आर इंसर्टेड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रेन्स ऑफ द चिकन सो एज टू मेक देम बेटर। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया बेटा? ऑलराइट, सो बच्चों दिस वाज द लेक्चर रिगार्डिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा है। ट्रांसजेनिक वर्ड में ट्रांस का मतलब होता है चेंज और जेनिक का मतलब होता है जीन्स, यानी एनिमल्स के जीन्स को हम चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? ताकि वो एग्जिस्टिंग वेराइटी ऑफ एनिमल पहले से बेहतर वेराइटी ऑफ एनिमल बन जाए। अच्छा, इन्हीं एनिमल्स को दो और लैंग्वेज याद रखना, इसको जीएमओ भी बोलते हैं यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, और इन्हीं एनिमल्स को हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स भी बोलते हैं। अब इसमें हमने तरह तरह के एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, जहां हमने ट्रांसजेनिक कैटल्स के बारे में पढ़ा है। ओके, ये कैटल्स फॉर फूड भी पढ़ा है और ये कैटल्स फॉर ह्यूमन थेराप्यूटिक्स भी पढ़ा है। जहां कैटल्स में, काउज में हमने देखा उनके जीन्स को बदल के हम लोग ज्यादा से ज्यादा मिल्क निकालने की कोशिश करते हैं, या तो फिर इन्हीं कैटल से कोई ना कोई हॉर्मोन्स, कोई ना कोई ऐसा केमिकल बनाते हैं जिससे इंसान का इलाज हो सके। और तो और हम लोग ने ट्रांसजेनिक पिग्स के बारे में भी पढ़ा इस लेक्चर में, हम लोग ने ट्रांसजेनिक फिश के बारे में भी पढ़ा, ट्रांसजेनिक चिकन के बारे में भी पढ़ा। ओके, सो ये सारे एनिमल्स से रिलेटेड जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, ओके, जो बोर्ड पे करवाया उसका तुम प्रॉपर नोट्स बनाओ बेटा। जिस टेक्निक से सिखाया उस टेक्निक से इसको याद रखो, क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स का टॉपिक अपने आप में काफी ज्यादा डिटेल्ड है और ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। इसके प्रॉपर नोट्स बना के रखो बेटा और इसको मेमोराइज करो। फिर उसके बाद तुम टेक्स्ट बुक एक बार दोबारा रीड करो, देखो ये टॉपिक तुम्हारा अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर तुम सभी को समझा है। ओके, राइट? So stay connected to this wonderful channel. Keep reading, keep rocking. Thank you. Namaste बच्चों।